दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी का विजन आरएस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम बात करने जा रहे हैं आज राजस्थान के स्थापत्य कला के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं। यह इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की स्थापत्य कला दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में स्थापत्य कला से ज्यादा क्वेश्चन इनपुट होते हैं और स्थापत्य कला जो इतिहास को एक दूसरे से जोड़ती है। तो मतलब आज बात करने जा रहे हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत, और स्थापत्य कला के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्विज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों आपके माइंड में यह क्वेश्चन इनपुट हो रहा होगा कि स्थापत्य कला क्या। तो हमें स्थापत्य कला स्टार्ट होने से पहले स्थापत्य कला को परिभाषित करते हैं। तो स्थापत्य कला से मतलब स्थापत्य मतलब स्थापित, यानी राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो निर्मित या स्थापित, जैसे दुर्ग है, बावड़िया है, कुछ चित्र के लिए अंकित है, ऐसे जो निर्मित या स्थापित है उसे हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। तो हम इसे स्थापत्य कला कहते हैं। यानी कला, यानी कला का मतलब क्या होता है? निर्मित, यानी जो बने हुए। तो मतलब स्थापत्य कला से मतलब राजस्थान राज्य के अंतर्गत जैसे कि दुर्ग, महल, बावड़िया, बुर्ज आदि जो निर्मित या स्थापित होने की कला स्थापत्य कला कहलाती है। और स्थापत्य कला के अंतर्गत दोस्तों पहला टॉपिक आता है हमारा राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग पढ़ने से पहले दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि दुर्ग क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए हमें दुर्ग की परिभाषा भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और दुर्ग ऐसा है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। तो हम राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत हम पहले दुर्ग को परिभाषित करेंगे। और दोस्तों दुर्ग को ही हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। दुर्ग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? गढ़ कहते हैं। तो हम दुर्ग को ही गढ़ कहते हैं। और एक दुर्ग से छोटा रूप होता है दोस्तों किला। क्या होता है कारण दोस्तों? किला। तो डियर फ्रेंड, हम किले और दुर्ग या गढ़ में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हम दुर्ग के बाद बात करें तो जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, वो तो हम किले या दुर्ग में आएगा। सॉरी दोस्तों, वो दुर्ग में आएगा। जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो उसे दुर्ग या गढ़ कहते हैं। जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध ना हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? किला कहते हैं। उसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? किला कहते हैं उसे। मतलब जैसे कि मान लो मेहरानगढ़, तो ये क्या है? दुर्ग। मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्या किस में आ जाएगी? दुर्ग या गढ़ में आ जाएंगे। मतलब मान लो कि अगर जोधपुर के अंतर्गत मुख्य जो राज्य की सुरक्षा का जो मुख्य भवन होता है, जैसे कि जोधपुर राज्य के अंतर्गत आक्रमण होगा तो जोधपुर के लोगों पर तो आक्रमण होगा नहीं दोस्तों। जोधपुर में जो मुख्य भवन या दुर्ग होगा, जैसे कि मेहरानगढ़ पर आक्रमण होगा, उस समय मेहरानगढ़ के जो राजा होंगे वो अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर देंगे। अगर दुर्ग के दरवाजे बंद कर देंगे दोस्तों तो उसके अंदर जो सैनिक होंगे उन सैनिकों की खाने पीने की व्यवस्थाएं और उनके लड़ने के लिए शस्त्र की व्यवस्था आदि उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन उपलब्ध हो, वो तो किस में आएंगे दोस्तों? दुर्ग या गढ़ में आएंगे। और किला क्या होता है? इससे छोटा रूप होता है। मतलब इसमें लघुकालीन तक युद्ध लड़ने के संसाधन उपलब्ध हो, इसमें दीर्घकालीन युद्ध लड़ने के संसाधन उपलब्ध हो। और किले जैसे कि सिवाना का किला, बयाना का किला, किले में क्या होता है दोस्तों? किला एक छोटा रूप होता है। जैसे कि अगर किले में लड़ने की ज्यादातर सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, सैनिकों के लिए पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, यानी इसमें लघु सुविधा उपलब्ध होती है। और कुछ ही समय तक युद्ध लड़ा जा सकता है किले में, ज्यादा समय तक युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। तो हम दुर्ग को परिभाषित करेंगे। तो हमने दोस्तों क्या बोला था? जिसमें राज्य की सुरक्षा के राज्य की सुरक्षा के
पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, वो तो दोस्तों आएगा दुर्ग या गढ़ में आएगा। और एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं कि जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़, इसके बाद चित्तौड़ के अंदर चित्तौड़गढ़, और एक आता है किला, जैसे बयाना का किला, सिवाना का किला आदि। किला क्या होता है, जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध ना हो, तो दोस्तों किसमें आएगा, किले में। तो आपको अच्छे से डियर फ्रेंड, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से पता समझ में आ चुका होगा। हम आगे बात करने जा रहे हैं, हम कुछ दुर्ग के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो दुर्ग या गढ़ तो कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे कि दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, कौन सी सभ्यता में दुर्गों का पहला प्रमाण मिला। एक सभ्यता आती है प्यारे दोस्तों, दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। तो दोस्तों दुर्गों का पहला प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में। सर्वप्रथम दुर्गों का जो पहला प्रमाण है, पहला प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और आपको एक क्वेश्चन, आपको उम्मीद है मुझे दोस्तों को आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि हमारा राजस्थान का दुर्गों में भारत में कौन सा स्थान है। दुर्ग के नजरिए से देखें कि दुर्ग के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में, तो कौन सा स्थान है दोस्तों, प्यारे साथियों, तीसरा स्थान है हमारा। राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में, तीसरा स्थान। फर्स्ट आ गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है, राजस्थान आता है दोस्तों। तो दुर्गों का पहला प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। ये भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधे ही कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन इनपुट हो चुका है। तो आपको उम्मीद होगी ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको पता चल गया होगा। अब दुर्ग है, दुर्गों को दोस्तों अलग अलग प्रकार से बांटा, अलग अलग श्रेणियों में बांटा। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने नजरिए से दुर्गों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा या अलग अलग प्रकार में बांटा है। अब आप बोलेंगे गुरु जी ये कैसे हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कई दुर्ग समतल भूमि पर भी निर्मित हो सकते हैं, कई दुर्ग पहाड़ों पे भी निर्मित हो सकते हैं, और कई दुर्ग कठिन मार्ग के रास्ते, कठिन मार्ग पर भी उपलब्ध हो सकते हैं। आदि प्रकार से इतिहासकारों ने अलग अलग अपने व्यू से दुर्गों को बांटा। तो उसमें सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया था मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। तो क्वेश्चन ये पूछे जाए कि सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया, तो मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। अब पढ़ेंगे कि कितने प्रकार कितने वर्गीकरण किया, तो कुछ भागों में बांटा होगा। तो उन्होंने कितने प्रकार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा, तो दोस्तों मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। दुर्गों को उन्होंने 6 भागों में बांटा। वर्गीकरण दुर्गों का
सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति, उनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? मनुस्मृति। मनुस्मृति में दुखों को कितने भागों में या कितने श्रेणी में बांटा दोस्तों? 6 श्रेणी में बांटा। तो दोस्तों दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? मनु ने किया था। और मनु के आधार पर दुर्गों को कितनी श्रेणी में बांटा? 6 श्रेणियों में बांटा। अब दूसरे जो इतिहासकार आए उन्होंने इस मनु ने अपनी जो पुस्तक में मनुस्मृति में दुर्गों को 6 श्रेणियों में बांटा था। तो आगे आने वाले इतिहासकार इसको अखंड या अमान्य करार देते हैं। तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि 6 प्रकार के दुर्ग कौन सी श्रेणियों में बांटा था, ये हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके ये वर्गीकरण को अखंड या अमान्य करार दिया गया था। उचित यानी उचित नहीं माना था, अउचित मान दिया था उनके वर्गीकरण को, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के नजरिए से। हमें ये पता होना चाहिए कि मनु ने कितने दुर्गों को कितने श्रेणियों में बांटा था? 6 श्रेणियों में, इतना याद रखना दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं हम कौटिल्य। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा से आ चुका है। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा? 4 श्रेणियों में। तो कौटिल्य के अनुसार कौन कौन सी श्रेणी में कौटिल्य ने दुर्गों को बांटा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार हम पहले दोस्तों वर्गीकरण पढ़ रहे, ध्यान रखना दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। यानी पता होना चाहिए, हम ये मायने नहीं रखता हम क्या पढ़ रहे हैं, पर उस पढ़ने क्या जा रही है ज्यादा ध्यान रखना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं दोस्तों? कौटिल्य के अनुसार हमने बात की थी दुर्ग भी 4 प्रकार के, क्या है? 4 श्रेणियों में बांटा कौटिल्य ने। तो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है हमें ये पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ से। उन्होंने एक श्रेणी में बांटा गिरी, बात करेंगे गिरी क्या आदि पॉइंट पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दूसरा बांटा उन्होंने औदुक क्या ये पढ़ेंगे आगे। एक बांटा वन, एक बांटा धनवन। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हुई दोस्तों? 4 श्रेणियां हुई। तो डियर फ्रेंड 4 श्रेणियां कौन कौन सी हुई? गिरी, औदुक, वन और धानवन। अब किसे हो गए गुरुजी गिरी, औदुक, वन और धानवन क्या होता है? तो डियर फ्रेंड गिरी का मतलब वो होता है कि पहाड़ों पे जो निर्मित दुर्ग होते हैं ना, उसे हम किस श्रेणी में लेते हैं? गिरी श्रेणी में। उसकी श्रेणी क्या है? गिरी। जैसे कि जोधपुर का जो दुर्ग है वो पहाड़ पे स्थित है, यानी मतलब पहाड़ों पे स्थित दुर्ग तो गिरी में आ गए। तो वो कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे, जैसे कि मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी पे। ओके, और तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरी मतलब पहाड़ों पे स्थित दुर्ग। श्रेणी का मतलब ये हुआ। अब औदुक क्या होता है? तो डियर फ्रेंड औदुक का मतलब ये होता है, औदुक का सिंपल ही मतलब है जल, मतलब जल। तो जो नदियों के संगम पर जो निर्मित दुर्ग है ना, वो क्या कहलाते हैं? औदुक। उसे कौटिल्य ने औदुक में कौन कौन से दुर्ग रखे ये तो हम आगे बात करेंगे। तो औदुक के कौटिल्य के अनुसार औदुक का मतलब क्या है? जो नदियों के संगम पर जो स्थित दुर्ग है वो क्या कहलाते हैं? औदुक। इसके बाद उन्होंने बात की औदुक दुर्ग में आ गया, जैसे कि ये आ गया दुर्ग, इसमें आ गया औदुक में आ गया घाघरोन, ये आदि दुर्ग आते हैं। वन दुर्ग। अब वन दुर्ग क्या होते हैं? तो डियर फ्रेंड वन दुर्ग यानी सीधा सा मतलब है वन दुर्ग मतलब वनों से घिरे हुए दुर्ग। कौन सा? सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर का दुर्ग, वो कौन सा? वन दुर्ग में आएगा। इसके बाद ये धानवन का क्या मतलब है? धानवन का मतलब ये दोस्तों कि समतल सतह या समतल भूमि पर निर्मित जो दुर्ग होते हैं उसे हम कौटिल्य ने क्या बोला? धानवन बोला है। कौटिल्य के अनुसार पढ़ रहे हैं। ये हम किसके अनुसार पढ़े? कौटिल्य के अनुसार। तो हम दोस्तों पढ़ेंगे गिरी यानी पहाड़ों
पहाड़ों पे निर्मित दुर्ग, पहाड़ों पे निर्मित, आगे बात करेंगे पहाड़ों पे निर्मित कौन कौन से दुर्ग है, कौन सी पहाड़ियों पे कौन सा दुर्ग स्थित है। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इनपुट हो चुके हैं और आगे आने वाले भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन इनपुट होते रहेंगे। तो टोटल के अनुसार गिरी का मतलब क्या हुआ, पहाड़ों पे निर्मित दुर्ग, खीरी। ओदू यानी नदियों के संगम या जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा हुआ, ओदू यानी नदियों के संगम, नदियों के संगम पर निर्मित दुर्ग, नदियों के संगम पर निर्मित दुर्ग। और वन दुर्ग क्या हुआ, वनों से घिरा हुआ या वनों से आच्छादित, यानी वनों से घिरा, वनों से घिरा हुआ दुर्ग। और धानवन का मतलब क्या होता है, समतल भूमि पर निर्मित जो दुर्ग है या समतल सतह पर जो निर्मित दुर्ग है वो क्या कहलाते हैं, धानवन। धानवन के अंदर का समतल भूमि, समतल भूमि पर निर्मित तो समतल भूमि पर जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है, धानवन। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धानवन का मतलब क्या है। तो टोटली एक बार हम वापिस रिवीजन के तौर पे देखेंगे। टोटली के अनुसार दुर्गों की श्रेणी कितना हुई दोस्तों, 4 श्रेणियां हुई। ओके, थोड़ी सी समझ में आ गया। तो आगे हम बात कर रहे हैं गिरी का मतलब क्या हुआ दोस्तों। तो गिरी का मतलब हुआ दुर्ग, पहाड़ों पे निर्मित दुर्ग। ओके गुरु। इसके बाद औद्योगिक यानी नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग। ओके, वन यानी वनों से घिरा हुआ दुर्ग, और धानवन यानी समतल भूमि पर जो निर्मित दुर्ग है वो धानवन श्रेणी के अंतर्गत कोटली ने रखा। तो कोटली के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां हुई। ओके डियर फ्रेंड, आपको समझ में आ गया। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कौन कौन से वर्गीकरण को पढ़ा, ये दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करने जा रहे हैं हमने 2 वर्गीकरण पढ़े। तो मनु के अनुसार मनु स्मृति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा था या कितने श्रेणियों में बांटा था, 6 श्रेणियों में। हमने कौन कौन सी श्रेणी है, ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में जैसे जरूरी नहीं है कि इसे अखंड मान्य करार दिए या अउचित करार दिए, इसलिए। इसके बाद कोटली के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां थी दोस्तों, तो 4 श्रेणियां थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसका वर्गीकरण आता है वो किसका आता है, वर्गीकरण शुक्र का। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में दोस्तों ज्यादातर पूछा जाता है। अब शुक्र का वर्गीकरण करेंगे। अब शुक्र एक कौटिल्य के बाद दूसरे इतिहासकार है शुक्र ने अपनी बुक जो थी उनकी पुस्तक थी शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए और शुक्र के जो वर्गीकरण को ज्यादा महत्व दिया गया दोस्तों। और कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम शुक्र का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शुक्र के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के थे दोस्तों, डियर फ्रेंड, 9 प्रकार के। तो ओके गुरु जी, आपको समझ में आ गया। अब कौन कौन से 9 प्रकार के थे ये ज्यादा हम पढ़ते हैं। तो पहली श्रेणी आती है शुक्र के अनुसार दुर्ग। शुक्र के अनुसार दुर्ग की श्रेणियां। शुक्र के शुक्र नीति में
दुर्गों का वर्गीकरण। अब शुक्र के शुक्र नीति में दुर्गों का वर्गीकरण। तो शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई है दोस्तों। कौन कौन सी बताई है हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो शुक्र के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां कौन कौन सी है तो हम पढ़ेंगे। शुक्र के अनुसार शुक्र ने कौन कौन सी श्रेणियां दी थी। पहली श्रेणी दी थी गिरी। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी ये तो कौटिल्य ने भी दी। हाँ ये फ्रेंड, ये कौटिल्य ने भी एक गिरी श्रेणी दी थी। ओके, पढ़ते गिरी क्या होता है। इसके बाद दूसरा टूल भी दिया था उन्होंने बंद और ध्यान बंद। अब आप बोल रहे होंगे, आपके अंदर भी एक क्वेश्चन इनपुट हुआ होगा कि आपने कौटिल्य के अनुसार तो औदुक का मतलब जल बताया, आप यहाँ पे जल दूर के लिख रहे हो। तो हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौटिल्य ने जल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था, औदुक। यहाँ शुक्र कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है, जलदूर। ये जलदूर भी इस्तेमाल कर रहा है और इस जल का मतलब, इस जल शब्द का मतलब जो कौटिल्य ने अपनी श्रेणी में औदुक बताया, यानी औदुक कौटिल्य के अनुसार औदुक, और औदुक का मतलब भी क्या होता है। और यहाँ पे शुक्र ने औदुक शब्द का प्रयोग ना करते हुए जल का प्रयोग किया, जलदूर का। के बाद आता है अब दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हुई, 9 श्रेणियां हुई दोस्तों। ओके, तो पहली श्रेणी कौन सी हुई, गिरी, वन, धनवन, जल, एरन, परित, सैन्य और सहायक। दोस्तों हम अगर देखे जाए इसका सीधा ही मतलब है, कोई ज्यादा वो नहीं है कठिन। जैसे गिरी, इसने भी कौटिल्य ने गिरी का मतलब बताया था पहाड़ों पे निर्मित दुर्ग। तो शुक्र के अनुसार भी दुर्ग, जो पहाड़ी पे निर्मित दुर्ग है वो उन्होंने गिरी श्रेणी के अंतर्गत रखा। और वन यानी वनों से घिरा हुआ दुर्ग, धानवन यानी हमने पढ़ा था कौटिल्य के अनुसार धानवन का मतलब क्या होता है, जो समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग है वो किसमें आते हैं, धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। एरन यानी ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग क्या हो, कठिन, ये हम एरन श्रेणी के अंतर्गत रखे उन्होंने, शुक्र ने। और पारिक में दोस्तों लास्ट क्या आता है, ख आता है। तो ख से क्या बनता है, खाई, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, जिसके तरफ चारों तरफ क्या हो, खाई, यानी पारिक ख यानी खाई, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई स्थित हो। और पारित ध से क्या होता है दोस्तों, द, पारित ध, तो द आता है इसमें, चरण में द आता ही आता। तो पारित ध यानी पारित द से क्या हुआ, दीवार, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, दीवार निर्मित हो। तो ये कौन सी श्रेणी है, पारित में रखा। पारित ध यानी द यानी दीवार जिसके चारों तरफ दीवार हो। किसके चारों तरफ दीवार हो दोस्तों, दुर्ग के चारों तरफ दीवार हो। और सैन्य, सीधा मतलब है सैन्य, जिसमें सैनिक निवास करते हो, ऐसा दुर्ग सैन्य दुर्ग में आता है। और सहायक दुर्ग जिसमें सैनिक और आमजन दोनों निवास करते हैं। ऐसे राजस्थान के सिर्फ मात्र 2 ही दुर्ग है, हम पढ़ेंगे आगे, ये क्वेश्चन इम्पोर्ट है। इसे लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। लिविंग फोर्ट यानी आमजन जो लोग होते हैं वो भी इस दुर्ग में निवास करते थे और सैनिक भी निवास करते थे। तो इसे राजस्थान के 2 ही दुर्ग, हम उसको आगे चर्चा करेंगे। इसे सहायक या लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब देखते हैं दोस्तों, गेली यानी पहाड़ों पर निर्मित, पहाड़ों पर निर्मित ऐसा दुर्ग कौन सा है, मेहरानगढ़, जयगढ़, जयपुर में स्थित, जैसे कि मेहरानगढ़।
जाएगा चित्तौड़गढ़। जयपुर भी लिख सकते हैं। वन दुर्ग यानी वनों से घिरा हुआ, वनों से घिरा रणथंभौर का दुर्ग। ये कौन कौन सा उदाहरण है दोस्तों आगे पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे जैसे से बांट रहा हूँ। और धामदल का मतलब ऐसा दुर्ग जो समतल भूमि पर निर्मित है, समतल भूमि पर निर्मित, समतल भूमि पर निर्मित ऐसा दुर्ग कौन सा? जूनागढ़। इसके बाद जल दुर्ग, जैसे कि जलों से नदी के संगम का मतलब भी यही है, नदियों के संगम से संगम पर, जैसे कि गाँव एकमात्र जल दुर्ग, एकमात्र। इसके बाद एडम, जहाँ पहुँचने का मार्ग कठिन है, पहुँचने का मार्ग कठिन है, जैसे कि सोनारगढ़, जैसलमेर में। बैकग्राउंड दोस्तों झालावाड़ में आता है, सोनारगढ़ जैसलमेर में आता है, सोनारगढ़। ओके ये पारिक खा यानी इसकी चारों तरफ खाई, चारों तरफ क्या है? चारों तरफ खाई है। ऐसा कौन सा किला है? प्रसिद्ध किला लोहागढ़। इसके बारे में दोस्तों एक अच्छी स्टोरी है, आगे बताऊंगा आपको। लोहागढ़ पारी तक जिसके चारों तरफ क्या हुआ, चारों तरफ ऐसा कौन सा? दोस्तों एक क्वेश्चन में पूछ रहा आपको, विश्व की सबसे दूसरी मतलब विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार तो चाइना की दीवार है, और विश्व की सबसे दूसरी दीवार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो विश्व की दूसरी दीवार भारत में स्थित राजस्थान में स्थित है। विश्व की सबसे दूसरी दीवार जो 36 किलोमीटर है। तो एक वन से इसमें कौन सा दुर्ग है, कौन से दुर्ग के चारों तरफ है ये दीवार? तो पारी जिसके चारों तरफ दीवार हो, इसमें उदाहरण आता है कुंभलगढ़। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार 36 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित। तो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार राजस्थान में स्थित है और कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ स्थित है। और दोस्तों ये दीवार की कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है कहीं भी। सैन्य दुर्ग जिसमें सेना निवास करती है। इसमें दोस्तों राजस्थान के मतलब सेना अधिकांश सभी दुर्गों में सेना ही निवास करती है दोस्तों, तो इसमें ज्यादातर आ जाते हैं। और इसके बाद आता है सैन्य, जिसे हम लिविंग फोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट यानी लिविंग फोर्ट पढ़ेंगे, लिविंग जिसमें लोग रहते हैं। फोर्ट में भी देखते हैं दोस्तों, जिसमें सैनिक प्लस आमजन दोनों रहते हैं। ऐसे राजस्थान के दो ही मात्र दुर्ग है। ध्यान रखना दोस्तों, केवल राजस्थान के दो ही ऐसे दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट या साहेब दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्थान के ऐसे दो लिविंग दुर्ग के बारे में बताइए, केवल दो ही लिविंग फोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखना। एक है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन सा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट के अंतर्गत आता है। एक आता है सोनारगढ़, जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़। अब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो गिरी मतलब पहाड़ों के निर्मित दुर्ग गिरी के अंतर्गत आता है, जैसे कि मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ मैसा के पठार पर स्थित है,
या फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा कौन से दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। मैं आपको उदाहरण के लिए अभी ऐसे ही लिखा है। और वन यानी वनों से घिरा हुआ दुर्ग, सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर का किला दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ यानी वन श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। हम पढ़ेंगे जैसे कि हम मेहरानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे ये मेहरानगढ़ कौन से श्रेणी में आता है। कई बार एग्जाम में श्रेणियाँ भी पूछी जाती है, पर ऐसे ज्यादातर इनपुट नहीं होते, बाकी कुछ ऐसे जो मतलब जैसे कि लिविंग फोर्ट वाला ये है, ऐसे कुछ ऐसे यूनिक जो दुर्ग है उसके बारे में पूछते श्रेणियाँ उसकी। इसके बाद धानवन यानी समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, जैसे कि जूनागढ़ जल यानी नदियों के संगम गागरोन झालावाड़ में स्थित। इसके बाद चित्तौड़ की है बेड़े चौटकाली स्थित दुर्ग है, और भी दुर्ग है जो बहुत सारे नदियों पर स्थित है। इसके बाद आता है पारिक यानी चारों तरफ खाई से घिरा हुआ लोहागढ़ भरतपुर में स्थित, जिसे हम क्या कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं किसको, भरतपुर को। और भरतपुर में स्थित दुर्ग कौन सा, लोहागढ़। और इसके बाद आता है पारी ध यानी ध से क्या बना, दीवार। दीवार का जिसके चारों तरफ क्या हो दोस्तों, दीवार हो, ऐसा दुर्ग कौन सा, कुंभलगढ़। और विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर स्थित है दोस्तों। और विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, चीन में स्थित है, चाइना में स्थित है दोस्तों, प्यारे साथी। और सैन्य जिसमें सेना निवास करती है, अधिकांश सभी दुर्गों में दोस्तों सेना ही निवास करती है, आप सभी को पता होगा अच्छे से। और सहायक दुर्ग यानी लिविंग फोर्ट, तो दोस्तों जिसमें सैनिक और आम जन यानी लोग भी निवास करते थे और सैनिक भी निवास करते थे, और राजा महाराजा ऐसे केवल 2 ही दुर्ग है राजस्थान के, केवल 2 ही दुर्ग जो इस श्रेणी में आते हैं, केवल 2 ही दुर्ग है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस पर टिक लगा दीजिएगा, इस पे स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 दुर्ग जो लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आते हैं, राजस्थान के कौन से ऐसे दुर्ग जो 2 लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, तो ऐसे 2 ही दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना। तो ओके दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओके गुरुजी, समझ में आ गया, तो डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम। मैं दोस्तों ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए। आपको मैं अच्छे से राजस्थान की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RS, यानी RS का भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। और जैसे कि PTT आ गया, फॉरेस्ट गार्ड आ गया, हाईकोर्ट वाला आ गया आदि, जो जिसमें सामान्य क्वेश्चन है। आप ऐसे जो मॉडल पेपर भी देख लेना, मैंने पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन इम्पोर्ट हुए आपके मॉडल पेपर में, ये अच्छे से देख लेना दोस्तों। तो हमने सूत्र नीति के अनुसार तुर्कों की अब हम बात करते हैं आगे। अब दोस्तों इन इतिहासकारों में दुर्ग की जो श्रेणियां तो बताई दी, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक दुर्ग के बारे में बताया, वैसा कौन सा दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ होगा, कौन से इतिहास के अनुसार, कौन से इतिहासकार के अनुसार ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कौटिल्य और हमने सबसे पहला किसने वर्गीकरण किया था दुर्गों का, मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दुर्गों की 6 श्रेणियां बताई थी। तो मनु एक कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कौटिल्य प्लस मनु, पुस्तक मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की कौटिल्य मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तो कौटिल्य और मनु ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया दोस्तों। तो दोस्तों कौटिल्य और मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा दुर्ग, गिरि दुर्ग। यानी गिरि दुर्ग के अंदर में जितने भी दुर्ग आते हैं वो उन्होंने कौटिल्य और मनु इतिहासकारों ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया, गिरि दुर्ग। यानी कौटिल्य और मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा होगा दोस्तों, गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है दोस्तों, गिरि दुर्ग वो होता है जो पहाड़ों पे निर्मित हो। वो कौन से श्रेणी में आता है,
कीरी श्रेणी में आता है। तो कौटिल्य और गुरु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा हुआ डियर फ्रेंड? कीरी दुर्ग। अब दूसरे इतिहासकार हमने शुक्र के अनुसार भी बात की, तो शुक्र ने भी कुछ सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताए। तो शुक्र के अनुसार, शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। उन्होंने कौन सा दुर्ग बताया? सैन्य दुर्ग। तो शुक्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। तो शुक्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा दुर्ग है दोस्तों? सैन्य दुर्ग। इसमें क्या सेना निवास करती है। तो ओके फ्रेंड, आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से पता होगी। कौटिल्य और मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा हो गया? गिरि दुर्ग। और शुक्र के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग। यानी ये डियर फ्रेंड आपको अच्छे से क्वेश्चन इनपुट हो गया। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे हर टॉपिक के बाद आपको क्विज भी मैं उपलब्ध कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल से। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। अब दोस्तों विश्व में एक संगठन बना है यूनेस्को। क्या विश्व में कौन सा संगठन बना है दोस्तों? एक संगठन बना या एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? यूनेस्को। आप बोलेंगे गुरुजी के यूनेस्को मतलब यूनेस्को का काम क्या है? तो दोस्तों यूनेस्को एक संगठन बना है यूनेस्को। और यूनेस्को संगठन के द्वारा जितने भी जो दुर्ग हैं उसको विश्व में जो यूनेस्को संगठन है, यूनेस्को के द्वारा इन दुर्गों का संरक्षण किया जाता है। और इन दुर्गों पर मतलब जितने टूरिज्म को बढ़ावा देना, इन दुर्गों का संरक्षण आदि जो फैसिलिटी होती है, आदि जो कार्य होता है वो इस यूनेस्को के द्वारा होता है। विश्व संगठन यूनेस्को के द्वारा होता है। तो जो फोर्ट्स है उनका कंजर्वेशन कौन करता है? यूनेस्को। तो जैसे कि दुर्गों का कंजर्वेशन यानी संरक्षण दोस्तों, और इसमें टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसमें राज्य की पूरी भागीदारी। तो हम राजस्थान के ऐसे कौन से दुर्ग है जिसने यूनेस्को को संरक्षण करता है? यूनेस्को के अनुसार राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। राजस्थान के केवल मात्र 6 दुर्ग है जिसने यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। राजस्थान के 6 दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर इसके लिए की सारी जिम्मेदारी आपकी यूनेस्को की संगठन की दोस्तों। राजस्थान के ऐसे कोई 6 दुर्ग जिसकी देख जिसमें टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिसमें दुर्गों को कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना आदि जिम्मेदारी राजस्थान के कौन सा दुर्ग है? उस 6 दुर्गों की जिम्मेदारी यूनेस्को की है दोस्तों। तो विश्व धरोहर में राजस्थान के 6 दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल किया। अब दोस्तों आप एक क्वेश्चन आप में इनपुट होता होगा, तो एक क्वेश्चन इनपुट होता होगा आप में, जैसे कि लड़े ले माने तो तारा गाड़ी यार तो 1 मिनट घंटा में वीडियो पकड़। तो हमने राजस्थान के 6 दुर्गों को हम पहले
राजस्थान की स्थापत्य कला में हम पहले पढ़े कि दुर्ग क्या है, गढ़ क्या है, इनकी परिभाषा देखी दोस्तों हमने। इसके बाद हमने मनु की पुस्तक मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियों में मनु ने जो बांटा वो पढ़ा। इसके बाद हमने कौटिल्य की 4 श्रेणियां देखी। इसके बाद हमने शुक्र की 9 श्रेणियां देखी। इसके बाद कौटिल्य एवं मनु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी और शुक्र के पुस्तक शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के केवल 6 दुर्ग ऐसे जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। अब बोलेंगे कि गुरुजी ये विश्व विरासत क्या और यूनेस्को क्या है? तो दोस्तों एक विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनेस्को है वो सारे जितने भी दुर्ग है वो उस दुर्गों का संरक्षण, इसके बाद वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देना आदि जो फैसिलिटी है वो यूनेस्को के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मतलब इसका जो संरक्षण देख रेख की सारी जिम्मेदारी किसकी आ गई दोस्तों, यूनेस्को की आ गई। तो राजस्थान के केवल ऐसे 6 ही ऐसे दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया, यानी ये विरासत अब किसकी रहेगी, यूनेस्को की। तो राजस्थान के केवल 6 दुर्ग हैं। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को एक संगठन है दोस्तों, यूनेस्को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया। तो दोस्तों राजस्थान के केवल 6 ऐसे दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। अब 6 दुर्ग कौन कौन से, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि इन दुर्गों को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया, यानी इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, अब यूनेस्को की रहेगी। तो यूनेस्को ने कब विश्व विरासत में शामिल किया दोस्तों, 21 जून, ये डेट याद रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के केवल 6 दुर्गों को विश्व विरासत या विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब दोस्तों हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ, और ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि राजस्थान के 6 दुर्ग वो कौन से हैं। ये दुर्ग हमें ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इनपुट होते हैं। तो एक ट्रिक है दोस्तों, गाजर, चिक्कू और आम। क्या दोस्तों, गाजर, चिक्कू, आम, ये एक ट्रिक है। गा से हो गया दोस्तों गागरोन, जो झालावाड़ में स्थित है, जल दुर्ग है, अपने पढ़ा था, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहाँ पे है दोस्तों, झालावाड़। गागरोन, जल से जैसलमेर का दुर्ग, सोनागढ़ यानी जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। जल से दोस्तों हो गया रणथंभौर का दुर्ग, स्वाईमाधोपुर, रणथंभौर। दोस्तों यहाँ ऐसा हम लिख रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि स्वाईमाधोपुर। और ची से हो गया दोस्तों कौन सा, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़, तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। तो कौन सा हो गया दोस्तों, चित्तौड़गढ़। और उससे क्या होगा दोस्तों, कुंभलगढ़, जहाँ विश्व की सबसे लंबी दीवार स्थित है इस दुर्ग के चारों ओर 37 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था। कौन सा दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग हो गया दोस्तों, और आम से हो गया दोस्तों, आम से क्या हो गया, आमेर दुर्ग। आज से दुर्ग क्या हो गया, आमेर दुर्ग।
तो दोस्तों 19 में राजस्थान की केवल 6 दुर्गों को विश्व विरासत या विश्व धरोहर में 21 जून 2013 को शामिल किया। इसमें से गागरोन झालावाड़ का दुर्ग गागरोन, जैसलमेर का सोनारगढ़ और रणथंभौर स्वामीनाथन में स्थित रणथंभौर और कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ और आमेर दुर्ग, ये राजस्थान के केवल 6 दुर्ग जो विश्व विरासत या विश्व धरोहर में शामिल है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कुछ सामान्य परिचय देखेंगे। एक बार राजस्थान का मैप बनाते दोस्तों। अब दिशा में राजस्थान की कौन सी दिशा में कौन सा दुर्ग स्थित है, एक बार ये देखने के प्रयास करेंगे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है? प्यारे दोस्तों ये राजस्थान का मैप है। मैं हर बार ऐसा ही मैप बनाऊंगा राजस्थान का। तो राजस्थान का मैप में ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। और दोस्तों ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? पूर्वी दिशा। तो हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पश्चिमी दिशा और पूर्वी दिशा। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान पूर्व में कौन सा, उत्तर में कौन सा दुर्ग स्थित है और दक्षिण में कौन सा दुर्ग स्थित है, पश्चिम में कौन सा स्थित है और पूर्व में कौन सा स्थित है और मध्य में कौन सा दुर्ग है। इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित दुर्ग जो स्थित होता है उसे हम उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार की जो राजस्थान के उत्तर में स्थित दुर्ग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार। उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार। उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के उत्तर में स्थित कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसे राजस्थान उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार या उत्तरी सीमा का रक्षक या उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित दुर्ग भटनेर दुर्ग, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भटनेर। तो भटनेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़। वैसे इस भटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? तो इस भटनेर दुर्ग को दोस्तों राजस्थान का भटनेर दुर्ग राजस्थान के उत्तर में स्थित होने के कारण भटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार या उत्तरी सीमा का रक्षक या उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं दोस्तों। अब राजस्थान के दक्षिण में स्थित कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ को क्या कहेंगे दोस्तों? तो दक्षिणी सीमा का रक्षक या दक्षिणी सीमा का प्रहरी या दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसे कहते हैं? राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उत्तरी दक्षिणी सीमा का प्रहरी या रक्षक या प्रवेश द्वार भी कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के पश्चिम में स्थित दुर्ग कौन सा दोस्तों? सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग में जाने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, ऐसा। सोनारगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी या पश्चिमी सीमा का रक्षक या पश्चिमी सीमा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर। और पूर्व में स्थित दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़। हमने बात की थी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर के कहते हैं। तो पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार या पूर्वी सीमा का रक्षक या पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? लोहागढ़ को। लोहागढ़। और लोहागढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? लोहागढ़। और लोहागढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर। तो पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं, हमने चारों दिशा में कौन कौन सा दुर्ग ये पढ़ लिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन है तो आप चित्तौड़गढ़ करना दोस्तों। अगर पूर्वी सीमा का लोहागढ़ भरतपुर हो गया, अगर पश्चिमी सीमा का तो दोस्तों सोनारगढ़ आ गया और उत्तरी सीमा का भटनेर हनुमानगढ़।
अब दोस्तों बात करते हैं, अब हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तो बात कर ली। अब राजस्थान के सबसे मध्य में स्थित दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में मध्य में स्थित दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़, और तारागढ़ दोस्तों कहाँ पे है? अजमेर में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। दोस्तों एक तारागढ़ दूसरा है, वो भी आगे हम बात करेंगे। तो तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? राजस्थान के सबसे मध्य में स्थित दुर्ग कौन सा है? तारागढ़, राजस्थान का। इसे राजस्थान का मध्य में स्थित होने के कारण राजस्थान का हृदय या राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं। राजपूताने की कुंजी। अब आप बोल रहे थे कुंजी क्या होता है गुरुजी? तो दोस्तों कुंजी उसे कहते हैं, मतलब जब अगर आक्रमण होता है चारों दिशाओं के आधार, तो सबसे कुंजी क्या हुई? अगर कोई आक्रमणकारी अगर बीच के दुर्ग को जीत लेता है तो यूं माना जाता है कि पूरे राजस्थान को उसने, पूरा राजस्थान उसके अधीन हो गया। तो राजपूताना की कुंजी क्या हुई? तारागढ़ इसमें। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों मध्य में स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर में हृदय कहाँ होता है? बीच में होता है। इसलिए ये दुर्ग, ये किला, ये सॉरी, ये दुर्ग के बीच में स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। ओके गुरुजी, ये समझ में आ गया। तो दोस्तों हम एक बार फिर ये मान लो कि ये हमारा कैसे दोस्तों ये राजस्थान है। ओके डियर फ्रेंड, ये क्या दोस्तों? राजस्थान। तो राजस्थान में हमने बात कर ली उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व की दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। तो हम बात कर रहे हैं अब राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हम कुछ समरी बिंदु पे बात करने जा रहे हैं, और दोस्तों हम आगे के सेशन में बात करेंगे कि आगे सेशन में हम एक एक दुर्ग लगेंगे, अच्छे से उसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम अभी समरी कुछ देख रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में इनपुट होते हैं। तो यहाँ से राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा होगा? राजस्थान का प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कौन सा होगा दोस्तों? राजस्थान का प्राचीन दुर्ग हो गया दोस्तों कौन सा? राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित दुर्ग कौन सा? भटनेर का दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा दुर्ग होगा? भटनेर का दुर्ग। भटनेर कहाँ स्थित है? भटनेर हनुमानगढ़ में। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो हम नए दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का नवीन दुर्ग, राजस्थान का नवीन दुर्ग कौन सा है दोस्तों? ये भी पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो राजस्थान का नवीन दुर्ग में एक आता है मोहनगढ़। कौन सा आता है दोस्तों? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ आता है? जैसलमेर में आता है दोस्तों। ये मोहनगढ़ जैसलमेर। और एक दूसरा आता है जो नवीन दुर्ग में आता है। एक दूसरा आता है लोहागढ़ दोस्तों, पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसे हमने अभी पढ़ा था थोड़े टाइम पहले। तो लोहागढ़ कहाँ था? भरतपुर में। अब आप बोलेंगे कि डियर गुरुजी कि हमने प्राचीन दुर्ग की भी बात कर ली और नवीन दुर्ग की बात कर ली। तो ओके डियर फ्रेंड, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर और सबसे नवीन दुर्ग राजस्थान का कौन सा होगा? मोहनगढ़, जैसलमेर और लोहागढ़, भरतपुर। इसके बाद अब हमने बात कर रहे थे कि अब हमने बात कर ली अब राजस्थान के सबसे गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा? अब आप बोलेंगे दोस्तों गुरुजी ये क्या? तो दोस्तों सबसे गहराई में मतलब पूर्वी तल से सबसे गहराई में दुर्ग आता है लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर का कौन सा दुर्ग आता है? लोहागढ़। लोहागढ़ जिसने हम बात की थी पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसके बाद आता है राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक बुर्ज स्थित है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्ज 99।
कौन सा दुर्ग में स्थित है दोस्तों? सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर। तो ओके डियर फ्रेंड, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा हो गया जिसमें 99 बुर्ज स्थित है? राजस्थान का सोनारगढ़ जैसलमेर में है और लोहागढ़ भरतपुर में। और मिट्टी से बना दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। अब मिट्टी से निर्मित दुर्ग में दो आता है, एक तो मिट्टी से निर्मित कौन सा दुर्ग होता है दोस्तों? पटनेर का दुर्ग, पटनेर। और एक आता है लोहागढ़ दोस्तों, नवीन दुर्ग की जो हमने संज्ञा दी। तो मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा हो गया? पटनेर और लोहागढ़, ये दोनों मिट्टी से निर्मित। अब राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण कौन से दुर्ग पे है? तो आप बोलेंगे कुछ ये कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों ये दुर्ग है पटनेर का दुर्ग। पहले अफगानी, ये जैसा कि मान लो ये राजस्थान, ये भारत का मैप मान लो, तो मतलब राजस्थान के मैप में अफगानी आक्रमणकारी सर्वाधिक अफगानी आक्रमण होता था, तब सबसे उत्तर में स्थित हमारा दुर्ग था पटनेर। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग में हुए दोस्तों? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए दोस्तों? पटनेर दुर्ग। ये याद रखना, पटनेर का स्थित है हनुमानगढ़ में। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पटनेर दुर्ग पे हुए। और इसके बाद एक आप बोलेंगे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पटनेर दुर्ग पे हुए, तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए? तो दोस्तों सर्वाधिक एक क्वेश्चन ऐसे भी इनपुट हो सकता है कि सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए या सर्वाधिक आक्रमण कहाँ हुआ। तो सर्वाधिक आक्रमण में ये नहीं आएगा दोस्तों, केवल सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछे तो दोस्तों पटनेर का दुर्ग आएगा। अगर सर्वाधिक आक्रमण पूछे तो तारागढ़ अजमेर आएगा, या सर्वाधिक स्थानीय प्लस विदेशी आक्रमण पूछे तो भी कौन सा दुर्ग आएगा दोस्तों? तारागढ़ आएगा। कौन सा तारागढ़? अजमेर वाला तारागढ़। तो राजस्थान के मध्य में स्थित क्या है? अजमेर, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि हमारी शरीर है, शरीर के अंदर हमारा दिल है या हृदय है, जिसे हम हार्ट बोलते हैं, जो बीच में होता है। अगर हमने किसी इंसान का दिल जीत लिया तो उस इंसान को हमने पूरा जीत लिया। सही है ना दोस्तों? ये बात तो सही है। तो इसी तरह अगर कोई शासक या बाहरी आक्रमणकारी इस अजमेर दुर्ग पर आक्रमण करके अजमेर दुर्ग को अपने अधीन कर लेता है, तो उसने लगभग सारे राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। मतलब अजमेर को हमने बोला था राजपूताने की कुंजी, मतलब राजपूताने की कुंजी सारे राजपूत शासकों की कुंजी कहलाती है। तो उसमें अगर हमने बोला कि हार्ट हमारा हृदय या दिल हमारे शरीर में बीचों बीच होता है, तो हमने किसी इंसान का दिल जीत लिया तो उस इंसान को जीत लिया हमने। तो इसी तरह अगर ये हार्ट क्या है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं, तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। तो अगर कोई शासक या बाहरी आक्रमणकारी इस तारागढ़ अजमेर को जीत लेता है, तो तारागढ़ इस अजमेर को जीत लेता है, तो ऐसा माना जाता है पूरे राजस्थान को उसने जीत लिया। क्योंकि अगर यहाँ पे ये जीत जाएगा तो बाहरी चारों तरफ ये अपना आधिपत्य जमा लेगा और राजस्थान इसके अधीन या अंडर में हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया अच्छे से, मुझे उम्मीद है। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। तो ओके डियर फ्रेंड, अब हमने बात की राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है वो दोस्तों कौन सा? पटनेर का दुर्ग। और पटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? पटनेर दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़ में। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग राजस्थान का कौन सा? मोहनगढ़ जैसलमेर दोस्तों।
और लोहागढ़ भरतपुर, ये दोनों राजस्थान के सबसे नवीन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, नवीन दुर्ग में आते हैं। और इसके बाद आता है सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, तो सोनारगढ़ हो गया जिसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। और जैसल पाटी यहाँ के शासक थे जिन्होंने 1155 में एक सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, जो हम आगे बात करेंगे। सोनारगढ़ के दुर्ग जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे इसका निर्माण और निर्माण पूर्ण किसने किया, उपनाम आदि हम आगे चर्चा करेंगे आगे सेशन में। और सर्वाधिक मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा, एक तो भटनेर, जो हम प्राचीन दुर्ग कहते हैं, जो राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान की नवीन दुर्ग या घराई में कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़, जिसे पूर्वी राजस्थान की पूर्वी शिवा का प्रवेश द्वार भी कहता है। लोहागढ़ और भटनेर मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और सर्वाधिक दोस्तों विदेशी आक्रमण, अगर राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी अफगानी आक्रमण करते थे, तो राजस्थान में सबसे उत्तर में कौन सा निर्माण का दुर्ग है, पटनेर। तो पटनेर पे पहले आक्रमण करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा तो राजस्थान में। तो पटनेर पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पटनेर पे हुए। और सर्वाधिक स्थानीय और प्लस विदेशी दोनों आक्रमण कहाँ हुए, तारागढ़ अजमेर पे, या ऐसे भी बोल सकते हैं सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ अजमेर में। तो ओके डियर, आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारे सेशन में आप इसी तरह से जुड़ते रहिए और हमें प्यार देते रहिए आपका। और दोस्तों आज हम टॉपिक में हमने स्थापत्य कला के अंतर्गत दुर्ग को हमने सामान्य बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान दिया हम। और आगे वाले सेशन में हम एक दुर्ग को लेके उस पर डिटेल से पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्जाम को नजरिए से देखते हुए उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इनपुट हुआ था, मतलब आने वाले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला और इससे पहले वाले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इनपुट हुआ, आदि क्वेश्चनों के बारे में भी हम ध्यान में रखेंगे। और प्रयास करेंगे कि हम और इसे बेटर से बेटर बनाए, आपको वीडियो उपलब्ध करवाएं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों प्यारे साथियों, हम एक ही आपको बात कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता का सपना पूर्ण कीजिए। बस यही आशा उम्मीद के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।